सभी प्यारे छात्रों को जय हिंद। चलिए बच्चों, तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे पॉलिटी का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट स्टेट के राज्य किसे कहते हैं, जिसका एक निश्चित भूभाग होगा प्लस उस निश्चित भूभाग में निवास करने के लिए एक जनसंख्या, फिर उस पर शासन करने के लिए गवर्नमेंट, और सरकार कैसी होनी चाहिए, सोवरेनिटी, ये हमने पढ़ा था। सेकंड में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को उसी को ही मैं आगे यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों। तो हम बात कर रहे थे जनरली किस पे, गवर्नमेंट के बारे में। सरकार, राइट। तो अभी हमने जो लास्ट डिस्कस किया था अबाउट सरकार के बारे में, यदि मैं आपको बताऊं तो हमने जनरली लास्ट पॉइंट हमारा छोड़ा था हमने किसके बात पे, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र क्या है। तो आज मुझे आपको लोकतंत्र समझाना है जनरली। तो यहाँ से लेकर मूल रूप से हम दो तरह की गवर्नमेंट्स पे डिस्कस करते हैं पहले, देन उसके बाद में मैं डेमोक्रेसी पे बात करूँ। देखो, जनरली दो तरह की गवर्नमेंट के बारे में अब हमें यहाँ से स्पेसिफिक पता ही होना चाहिए। नंबर एक, ऑटोक्रेसी, और नंबर सेकंड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी को बच्चों हिंदी में बोला जाता है राजतंत्र सरकार, राजतंत्र, ठीक। इसको हम बोलते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र, या फिर प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, ये इसके लिए शब्द यूज होता है, राइट। तो पहले तो हम यहाँ से ये सीखने वाले हैं सर राजतंत्र क्या होता है। तो राजतंत्र ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस किया था पहले भी सेकंड पार्ट में। तो जनरली ये है कि सर रूल बाय द वन पर्सन, या फिर रूल ऑफ किंग, एक तरह से यदि मैं ये बात कहूँ कि रूल ऑफ किंग, यानी कि एक तरह से कह दीजिए बच्चों कि राजा का शासन जहाँ होता है वहाँ की जो सरकार है उसको एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, राजतंत्र सरकार, यानी कि राजा का शासन, ठीक है। तो सर राजा का जहाँ शासन होता है उस देश की सरकार को कैसी सरकार बोलेंगे हम, तो जिस देश में यहाँ अगर राजा का शासन है तो कहेंगे कि वहाँ पर राजतंत्र सरकार है, ठीक। आगे की बात समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल ये कौन सा हो सकता है सर, तो इसका एग्जाम्पल आप नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेशलिटी देखा था लास्ट टाइम पे। तो एक तो ये है बच्चों कि सभी जो पावर होती हैं, सभी पावर राजा के पास में होती हैं, यानी कि ऑल पावर, ऑल पावर बिस्टेड इन किंग, यानी कि समस्त शक्तियां, शक्तियां राजा में निहित, राजा में निहित। इसका मतलब ये है कि अगर जिस देश में सर राजतंत्र सरकार होती है वहाँ पे मैक्सिमम जो पावर हैं वो सभी पावर किसके पास में होती हैं बच्चों, सर राजा के पास में होती हैं, ऑल पावर। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सर अगर ऐसा जो देश होगा वहाँ पे सपोज दैट मान लेता हूँ कि ये सर किसी देश का क्या है बच्चों, ये राजा है, ठीक, ऐसा मान लेते हैं, राइट। अब ये राजा है यदि, तो इसके पास में कौन कौन सी पावर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑल पावर का क्या मतलब है, सभी शक्तियाँ कौन सी हैं। तो इस राजा के पास में जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी, ये सभी जो पावर हैं, तीनों तरह की पावर राजा के पास में है। सर लेजिस्लेटिव को हिंदी में बोलते हैं विधायिका, और विधायिका का काम मैंने आपको बताया था सर, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। इसका मतलब है कि कानून बनाने का काम भी कौन करेगा, सर राजा करेगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ सर एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, तो एग्जीक्यूटिव आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में हम कार्यपालिका बोलते हैं, और कार्यपालिका का काम पड़ा था सर कानून को लागू करना। तो कार्यपालिका वाली भी जो पावर है वो भी किसके पास में है, राजा के। और न्यायपालिका जो होती है बच्चों, इसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना वगैरह। तो ये पावर की भी किसके पास में है, राजा के पास में। तो सभी पावर किसके पास में होती हैं, राजा के पास में होती हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में आप पाएंगे यहाँ पे कि ऐसे देशों में, जिन देश में सर मैं समझा रहा हूँ, जहाँ ऐसा मान लो ये कोई देश है, ये देश ए है,
इस देश में कैसी सरकार है? यदि सर इस देश में राजतंत्र है, क्या है बच्चों? यदि राजतंत्र है, इस देश में क्या हो? राजतंत्र है, तो इस देश की जो आपकी जनता होगी बच्चों, जो यहाँ की आवाम होगी, तो इस देश की जनता को कहा जाता है प्रजा। क्या कहा जाता है? प्रजा कहा जाता है। और ये जो प्रजा रहेगी, ये जो आवाम रहेगी, वहाँ के जो नागरिक होंगे, उसको हम प्रजा कहेंगे। और इस प्रजा को मूल अधिकार, FRS शॉर्ट में मैंने लिखा है फंडामेंटल राइट्स, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं मूल अधिकार। तो जिन देशों में राजतंत्र होता है, वहाँ की जनता को हम प्रजा कहते हैं और इस प्रजा को मूल अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक, जबकि इस जनता के कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। FDS का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। अर्थात सर जिस देश में राजतंत्र होता है, वहाँ के आवाम या जनता को प्रजा कहते हैं। इस प्रजा को मूल अधिकार तो नहीं दिए जाते, मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जबकि इस जनता के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, किसके प्रति? राजा के प्रति। मौलिक कर्तव्य होंगे किसके बच्चों? राजा के प्रति। सर ये मौलिक कर्तव्य राजा के प्रति क्या मतलब है? कि राजा के बताए हुए सभी कानूनों का पालन करेंगे, राजा के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो राजा उनको आदेश देगा, उनको पालन करना इनका क्या होगा? वो एक कर्तव्य होगा। तो ऐसे सरकार की क्या क्या खामियां हमें देखने को मिल सकती हैं? देखो, सरकार की खामियां, देखो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेंगी यदि आप खुद इसमें इन्वॉल्व होकर अपनी दृष्टि से नहीं समझो। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि सर हुआ ये कि यदि कोई ऐसा देश हो, समझो, जहाँ पर कैसा शासन हो? सर राजतंत्र है। क्या होता है राजतंत्र? जहाँ पर किसी राजा का शासन हो। उदाहरण के तौर पे नॉर्थ कोरिया देख लिया था। तो सर जहाँ राजतंत्र होता है, वहाँ पर सभी पावर, समझ सकते हैं, मतलब सभी पावर किसके पास होती हैं? राजा के पास में होती हैं। यानी कि राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है और राजा ही न्यायपालिका है। इसका मतलब कानून बनाने का अधिकार राजा का, कानून को लागू करने का अधिकार राजा का, उसकी रक्षा करने का अधिकार भी राजा का है। ठीक है, तब क्या चीज़ समस्या देखने को मिलती है? तो सर ऐसे देश जहाँ पर राजतंत्र होता है, वहाँ की जनता को प्रजा बोलते हैं और इस प्रजा को उस देश की सरकार के द्वारा कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं, कुछ मूल अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन उस प्रजा के राजा के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो इससे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, यदि मैं उन पर बात करूं तो यदि एक तो सर ये हो सकता है कि ऐसी जनता को, एक तो खामी सबसे बड़ी यही है कि जनता को मूल अधिकारों से वंचित रखा गया। यानी कि जनता को मूल अधिकारों से वंचित। जब जनता को मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो आप ये नहीं पाएंगे कि सर जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण कर सकते हैं, या फिर जो बलशाली हैं वो उनका जो आपका जो मतलब बलशाली लोग नहीं हैं उनका शोषण कर सकते हैं। तो इसमें जनता के शोषण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं हम कि सर जो पब्लिक है, जो जनता है, जो जनता के शोषण होने की संभावना अधिक, ये याद रख लेंगे हम। तो जनता के शोषण होने की संभावना कैसी रहती है बच्चों? ज़्यादा रहती है। तीसरा पॉइंट ये कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि जब राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही उसे लागू करेगा और वही न्याय करेगा, तो एक तरह से ऐसे देशों में सुव्यवस्थित कानूनों का भी क्या होता है बच्चों? अभाव होता है। तो मैं तीसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि सुव्यवस्थित कानूनों का अभाव देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो फिलहाल ये जो मैंने आपको खामियां बताई हैं, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुका है कि राजतंत्र सरकार की मूलभूत सबसे प्रमुख कमी कौन सी आपको लगती है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी, यूपीएससी में भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? और राजतंत्र के जो अन्य जो एलिमेंट्स मैं आपको समझाया उससे रिलेटेड आपको, जैसे ये क्वेश्चन आपका आरओ में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये हो गई हमारी राजतंत्र सरकार।
अब मैं जो बात करने वाला हूँ बच्चों, तो अभी मैं जो बात करूँगा वो लोकतंत्र सरकार पे है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर हम तो आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 10 के, 15 के, इस 14, 17, 18 से 24 के, लेकिन ये चीज़ें आप जो पढ़ा रहे हैं ये तो सरकार में हमने कभी पढ़ी नहीं है। जिन बच्चों ने अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के, या आप यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स देखते हैं, आरओ एआरओ के पेपर देखते हैं, तब आपको इन तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी डायरेक्ट छोटे किसी वनडे एग्जाम्स की, छोटे मतलब है जिसमें वो सिंगल फैक्चुअल चीज़ें, मतलब जीएस कम जीके टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक टाइप के, तो उसमें इतना डीप से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशंस करते हैं तब आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस जिस एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था तो उसका जनरल ये है कि सर इस तरह की पॉलिटी कौन से एग्जाम्स में आती है, तो आप देखते थंबनेल में भी मैंने लिखा हुआ है बच्चों कि ये पीसीएस और आरओ के लिए ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, ठीक। तो लेकिन एक तो ये है कि पूरी पॉलिटी की आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए, तो अब मैं बात करूँगा दूसरा टाइप कौन सा था हमारा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदी में इसको बोलते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र स्लैश प्रजातंत्र, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं समझाता हूं इसका मीनिंग्स या अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि सर लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मीनिंग्स क्या होता है, तो पहले तो ये शब्द ही देख लो जो अपने में शब्द है डेमोक्रेसी। देखो बच्चों, तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से सर? एक तो इसमें देखने को मिलता है हमें डेमो, और एक इसमें हमें देखने को मिल रहा है क्रेसी। ये दो शब्द देखने को मिले, ठीक है। डेमो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है पीपल यानी कि जनता। क्रेसी का मतलब होता है टू गवर्न यानी कि शासन करना। टू गवर्न, देखो जनता और टू गवर्न का मतलब होता है शासन करना। यदि मैं इन दोनों को मिलाकर बात करूं कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि रूल ऑफ पीपल, यानी कि एक तरह से कह देंगे जनता का शासन। ये पॉइंट इसका मतलब है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि सर लोकतंत्र या प्रजातंत्र किसे कहते हैं, तो कोई भी वह देश जहां पे जनता का शासन होता है, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, ऐसे देश की सरकार को हम लोकतंत्र या प्रजातंत्र सरकार कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? और यदि केवल किसी एक राजा के द्वारा शासन किया जा रहा है, तब ऐसे देश की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सर राजतंत्र। तो राजतंत्र में किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन, लोकतंत्र में आम जनता के द्वारा शासन। एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, बड़ा फेमस है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि ए रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक। कि अ रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है लोकतंत्र। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की परिभाषा है। तो ये जो कथन या परिभाषा या जो डेफिनेशन है, तो क्वेश्चंस आता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया जो शासन है, ये कथन किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? अब्राहम लिंकन ने। अब अब्राहम जो लिंकन है, ये अमेरिका के 14वें नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अमेरिका के कौन से नंबर के? 14वें राष्ट्रपति। ये पॉइंट भी हमें यहां से याद रख लेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर डेमोक्रेसी का केवल पहले मीनिंग्स हमें समझाओ क्या होता है, तो आपको केवल कहना है कि सर डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग यानी कि जनता, क्रेसी का मतलब है शासन करना यानी कि जनता के द्वारा शासन करना या जनता का शासन। जहां पर जनता का शासन होता है उस देश की सरकार को कहते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र की सरकार। अगला क्वेश्चन हमसे यहां से पूछा जाता है, इसके प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स।
यानी कि प्रकार। देखो जो किसके प्रकार की बात चल रही है, तो लोकतंत्र के प्रकार की बात चल रही है। तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है सर? दो प्रकार का। एक तो होता है बच्चों डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है सर? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलो, यानी कि आपने सीखा सर जो लोकतंत्र है ये दो प्रकार का, यहाँ से वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो सर दो प्रकार का होता है। अब मैं यहाँ से वन बाई वन पे बात करने वाला हूँ कि कौन सा होता है हमारा डायरेक्ट और कौन सा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर इसको अब हम समझते हैं। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। चलो पहले बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक। अब समझिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि जब जनता खुद अपने आप स्वयं शासन करे, यानी कि जब जनता स्वयं शासन करे, शासन, जब जनता स्वयं शासन करेगी तब ऐसी जो हमारी जो लोकतंत्र होगा उसको कहा जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? क्या सर इसका कोई एग्जाम्पल है? तो अगर ऐसा कहीं किसी देश में है, उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो सर आपको इस तरह का जो लोकतंत्र देखने को मिलेगा वो आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड देखो, यानी कि कौन से देश में आज भी आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो लोक आपका स्विट्जरलैंड में है। अब स्विट्जरलैंड के बारे में दो तीन बातें समझो। एक तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है स्विट्जरलैंड की, तो जो यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है वो 86 लाख प्लस है, इसके आसपास है, इतनी है, ठीक। एक बात, ये पॉइंट में आ गया, इसको एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब था यहाँ। फिर यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन आएगा यही सही, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसकी हमसे पूछी जाती हैं खामियां। तो कमी अगर आपसे पूछा जाए, इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। अगर मैं इसकी खामियां की बात करूं, इसमें क्या क्या कमियां हमें देखने को मिलती हैं? खामियां, राइट। चलो, तो जर्नली क्या है कि आप ऐसा मान के चलो कि मान लो कोई देश है, कोई कंट्री ले लिया मैंने आपको, ठीक है, कोई देश बच्चों। तो अगर कोई ऐसा देश है कि जिसका भूगोलिक जो क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, भूगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक, अगर बच्चों उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है यदि वो ज़्यादा हो, एक पॉइंट, या मान लो कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये दो पॉइंट समझना, इससे क्वेश्चंस निकल कर आएगा जो ऑलरेडी आपका यूपीएससी और प्रीलिम्स आपका पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस क्या है अराइव यहाँ से? देखो सर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पहली चीज़ था, हमने यहाँ से डिस्कस किया कि सर डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पर जनता का शासन होता है, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? जब जनता खुद शासन करती हो, जैसे उदाहरण के तौर पे स्विट्जरलैंड, राइट। स्विट्जरलैंड की जो प्रेजेंट जो जनसंख्या है वो 87 लाख के आसपास में है, लेकिन लगभग अभी ये डेटा है हमारा इंटरनेट से। चलिए सर, ऐसी जो जहाँ पे वे देश जहाँ पर आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर क्या क्या कमी हमें नज़र आ सकती है, इसमें क्या क्या खामियाँ देखो।
अगर कोई देश ऐसा है जहाँ पर बच्चों उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, उदाहरण के तौर पे यदि मान लो इंडिया की यदि बात करूँ तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है बच्चों तो वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इतना भारत का क्षेत्रफल है। यदि जनसंख्या की मैं बात करूं, यदि उदाहरण भारत का ही ले लेते हैं, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो लगभग कहा जा रहा है कि अब 140 करोड़ के आसपास मान लो, लगभग 130 प्लस भारत की जनसंख्या हो चुकी है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? जबकि 2011 के टाइम पर 121 करोड़ थी। अब मुझे ये बताइए कि सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि जब जनता खुद स्वयं शासन करती हो। अब आप बताओ, इतना ज़्यादा क्षेत्रफल हो और इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो तो क्या ऐसा संभव है कि मतलब खुद ही जनता शासन कर सकती है? आप पाएंगे कि एक परिवार में 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों की एक राय नहीं होती है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जैसे मैंने कहा अभी स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की अभी भी वहाँ पे लोकतंत्र देखने को, तो ये भी बता दूं कि एक तरह से कहा जाता है पूरी तरह से वहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम है नहीं वैसे, लेकिन सवाल यदि आपसे आ जाए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है तो स्विट्ज़रलैंड में है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन की यदि मैं बात करूँ तो सर कितना है, 85 से लेकर अब आपका 90 के पास में, 90 लाख समझ लीजिए आप, 1 करोड़ भी पूरी जनसंख्या नहीं है वहाँ पे पूरे स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जबकि आप इंडिया में यदि बात करेंगे तो इंडिया के 4-5 गांव मिला लीजिए, मुरादाबाद, रामपुर टाइप जैसे शहर मिला लीजिए छोटे छोटे। मुरादाबाद अकेले की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50 लाख है, ओनली मुरादाबाद। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई देश ऐसा जहां पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो अब ऐसे देशों में तब सर ऐसे देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं लागू की जा सकती। ऐसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं लागू हो सकता, क्योंकि अलग अलग मतभेद हो जाएंगे, लोगों की अलग अलग राय हो जाएगी इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा हमारे पास में जो दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट थी बच्चों, तो वो हमारे पास में थी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, हिंदी में तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, इसमें होता क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, मान लो कि सर हमारे पास में है जनता, पीपल, मान लो, राइट। अब ये जो जनता है बच्चों, ये क्या करती है, अपने ही बीच में से, एक उदाहरण समझिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है कि जो आवाम है, जो जनता है सर, जो आवाम है, तो आवाम क्या कर रही है, अपने ही बीच में से अपना एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, या हिंदी में कहूं तो प्रतिनिधि चुनेगी। यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि चुनेगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट था समझो। सर क्वेश्चन ये है कि जो जनता है वो अपने ही बीच में से अपना प्रतिनिधि चुनेगी। प्रतिनिधि क्या होते हैं, यदि मैं ये आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ लेना सर प्रतिनिधि के बारे में, कि उदाहरण के तौर पे जैसे आपका एमपी होता है, एमएलए आप सुनते होंगे, या गांव में जो प्रधान हो गया, गांव का प्रधान, ये सब क्या हैं, इन सब को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जनता के प्रतिनिधि। तो आप देखते हैं कि गांव वाले सब लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, अपने ही गांव के एक व्यक्ति को क्या बना देंगे, प्रधान बना देंगे। तो जनता अपने बीच में से किसको चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव या जो प्रतिनिधि हैं, ये सब लोग मिलकर
ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं बच्चों, गवर्नमेंट बनाते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, सरकार, यानी कि गवर्नमेंट बनाएंगे। अब ये सब लोग निर्माण करेंगे गवर्नमेंट का। तो सरकार बनाई इन लोगों ने मिलकर, ग्राम प्रधान उसके सदस्यों ने मिलकर गांव की सरकार बनाई, एमपीओ ने मिलकर केंद्र सरकार बना दी, एमएलए एमएलसीओ ने मिलकर राज्य सरकार बनाई। इस तरह से सरकार बनाएंगे और यही सरकार इस जनता पर क्या करेगी बच्चों, शासन करेगी। शासन मतलब टू गवर्न। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अब आप इसमें यहाँ पर देख पा रहे हो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। सर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने बीच में से, अपने ही मध्य से किसी एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि यानी कि अपना नेता चुनेगी। वही लोग, जैसे एमपी एमएलए एमएलसी का आपका चुनाव करेगी। जब जनता अपना वोट देकर किसी को अपना प्रतिनिधि चुनती है तो आप सोचिए, इन्होंने अपना प्रतिनिधि तो चुना, लेकिन साथ साथ में इन्होंने एक चीज़ और अपनी यहाँ से गवाई, जिसको कहेंगे आप सोवरेनिटी, तो ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र क्या ट्रांसफ़र की बच्चों इन्होंने, तो इन्होंने जो ट्रांसफ़र की थी वो अपनी संप्रभुता, इसको भी क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। किसके पास में, अपने प्रतिनिधियों के पास में। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो। देखो बच्चों, मैंने कहा सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो जनता खुद शासन करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने बीच में से अपना नेता चुनेगी। जब आप वोट देकर अपना नेता चुनते हैं तो वो लोगों को, जब आप वोट देकर आते हैं तो साथ साथ में अपनी संप्रभुता भी उनको सौंप देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, संप्रभुता का मतलब है डिसीजन लेने की आज़ादी। अब जनता खुद डिसीजन नहीं लेगी, अब तुम्हारी तरफ से, क्योंकि अपनी सोवरेनिटी इनको ट्रांसफ़र कर दी, इसका मतलब है अब इस जनता की तरफ से निर्णय लेने का जो अधिकार होगा वो इन प्रतिनिधियों का होगा। और ये सभी प्रतिनिधि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सरकार का। जब ये सरकार बनाएंगे, अब यही सरकार क्या करती है, फिर इस जनता पर शासन करती है। ऐसी शासन प्रणाली जहां पर जनता अपने मध्य से अपना प्रतिनिधि चुनती हो और अपने वोट के माध्यम से जब वो उनको चुनेगी तो अपनी संप्रभुता अर्थात अपनी ओर से निर्णय लेने की आज़ादी अपने नेताओं को दे देती है। फिर वो नेता मिलकर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव एक सरकार बनाएंगे और वही सरकार उस जनता पर क्या करती है बच्चों, शासन। यदि किसी देश में ये वाली शासन प्रणाली चलती है तो ऐसे देश की शासन प्रणाली को आप बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इसका जो उदाहरण है तो वो है इंडिया, भारत। तो सवाल यह है कि भारत का कैसा लोकतंत्र है, तो भारत का इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो क्वेश्चन ये दिया जाए भारत की शासन प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली। तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, तो बच्चों वो है एक आपकी अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक / प्रजातांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी बोलते हैं, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, ये गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है। क्या ये बात समझ जाएंगे। इसके और उदाहरण कौन कौन से देश हैं तो मैं आपको बता दूं। इसके अन्य उदाहरण में आप देखो, ब्राज़ील हो जाएगा, बड़े कंट्री में देख बात करूं तो अमेरिका में भी यही हमारा सिस्टम है बच्चों, यूएसए। ठीक, तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कैसा लोकतंत्र है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, तो भारत एक इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। तो यहाँ से आपने सीखा सर लोकतंत्र किसको कहते हैं, क्या होता है डेमोक्रेसी। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सीखेंगे गवर्नेंस सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री, वो नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।